बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें संध्या और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रंग दूध की तरह सफेद, बाल लंबे घने काले रेशम जैसे, आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली, जो एक बार देखे वह संध्या की तारीफ किए बिना रह न पाए। इसी वजह से संध्या अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल वह संध्या की तरह सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर निशान भी थे और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से बेचारी का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। और सोने पर सुहागा संध्या उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती, अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाती, जिस वजह से काजल और भी ज्यादा दुखी रहती थी। बाहर तो उसे दुत्कारा ही जाता था, घर में बहन भी उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल संध्या से बड़ी थी, इसलिए कमला पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन जो भी कोई काजल को देखने आता, उसका रंग रूप देखकर मना कर देता और संध्या के लिए रिश्ता मांग लेता, जिस वजह से काजल के माता पिता और भी ज्यादा परेशान रहने लगते थे। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कमला को उसकी दूर की रिश्तेदार मिलती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे सुरेखा बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मॉल में ही मिल गई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। आप अपनी नंद की बेटी का रिश्ता बता रही थी ना, तो आप काजल के लिए बात चलाइए ना। देखो कमला बहन, मैं अपने नंद के बेटे के लिए काजल के लिए बात तो चला नहीं सकती। वह कहाँ इतना हैंडसम बिजनेसमैन और कहाँ आपकी बेटी काली कलूटी बदसूरत। कोई क्यों आपकी बेटी काजल को अपने घर की बहू बनाएगा? जो भी इसे लेकर जाएगा अपनी नसीब ही फोड़ेगा, अपने घर में अंधेरा ही करेगा। सबको तो संध्या बेटी जैसी बहू चाहिए। देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर कहो तो मैं संध्या के लिए तो बात चला सकती हूँ, बहुत अमीर है। आपकी बेटी ऐश करेगी, ऐश। नहीं नहीं सुरेखा बहन, संध्या काजल से छोटी है और जब तक काजल के लिए अच्छा वर नहीं मिल जाता, तब तक मैं संध्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। और यही क्या तुम रंग रूप की बात कर रही हो? मेरी काजल बेटी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। और देखना, एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा। अच्छा सुरेखा बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। संध्या और काजल यह सारी बातें सुन रही थी। संध्या काजल की इस तरह से इंसल्ट होते देख बहुत खुश होती है और तभी हंसते हुए काजल से कहती है, देख काली कलूटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अब देख रहे, मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरी काली कलूटी शक्ल बदसूरती की वजह से बेचारे की कहीं शादी नहीं होगी। रहना हमेशा मम्मी पापा की सेवा करते हुए। हर जगह मेरी तारीफ, मेरे चर्चे और तेरी हर जगह थू थू थू। संध्या, तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कम से कम तुम तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हमेशा मेरे काले रंग का, बदसूरती का मजाक उड़ाती रहती हो। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। कम से कम तुम तो बख्श दिया करो। बाहर वालों के ताने तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? जैसा मुझे ऊपर वाले ने बना दिया, मैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब देख, तू काली कलूटी बदसूरत है तो तेरा मजाक तो बना ही जाएगा। मैं सुंदर हूँ तो मेरी तारीफ होती है। अब काले को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या गोरा कहा जाएगा? भाई, मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार से बातें करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, वो आ रही है काली कलूटी की बहन। इस वजह से मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। संध्या की यह बातें सुनकर बेचारी काजल का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सुरेखा आंटी ने जो रिश्ता बताया, आप उसके बारे में सोच नहीं रही। वह बता रही थी अमित बहुत ज्यादा अमीर है, आप उससे मेरी शादी की बात चलाइए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करने के लिए मिलेगी सुंदर सुंदर लहंगे, ड्रेस, सैंडल, मेकअप, न जाने क्या क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं संध्या बेटा,
काजल से पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर काजल से पहले तुम्हारी शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। पहले ही काजल के रिश्ते नहीं आ रहे और तुम्हारी शादी के बाद और नहीं आएंगे, इसलिए पहले काजल की शादी, उसके बाद तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्या मम्मी, अगर इस काली कलोटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगी? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलोटी बस सूरत को तो देखो। आपको लगता है इसे देखकर कोई भी शादी करेगा? इसका मतलब मैं भी यही सोच लूं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस काली कलोटी बस सूरत की तो शादी कहीं होने से रही। मम्मी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए, इस काली कलोटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। संध्या की यह बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और वह संध्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, संध्या, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन का इस तरह से मजाक उड़ाओ, उसकी इंसल्ट करो? वह अच्छी है, तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, तो तुम कुछ भी कहती रहोगी? इसका हरगिज ये तो मतलब नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक बनाती रहो। संध्या, लगता है तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल काला है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। चलो अभी काजल से माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर संध्या काजल से माफी तो मांग लेती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। आज इस काली कलोटी की वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। सुन काली कलोटी, सिर्फ मम्मी की वजह से तुझसे माफी मांग रही हूँ, वरना मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरी काली कलोटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कहकर संध्या बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पड़ोस में अनीता के यहाँ पर शादी थी, सभी को जाना था। काजल और संध्या भी अच्छे से तैयार हो रही थी। काजल ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर संध्या बहुत हंसती है और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, ये जो तूने रेड लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर बिल्कुल तो काली बंदरिया लग रही है। काली बंदरिया, तुझे देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। यह मेकअप, लिपस्टिक, यह सिर्फ सुंदर लोगों पर ही अच्छी लगती है, तो जैसे काली कलूटे बस सूरत के ऊपर नहीं। यह देख, मुझ पर यह लिपस्टिक कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और तू लगाकर बिल्कुल बंदरिया की तरह लग रही है। संध्या, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं जब भी मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, नील पॉलिश लगाती हूँ, तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती हो। मुझे भी तो सजने संवरने का हक है। अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मेकअप ना करूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मेकअप करूँ, सुंदर लगूं, लेकिन तुम हमेशा मेरा आत्मविश्वास कम कर देती हो। अगर तुम कहती हो कि लिपस्टिक मुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं नहीं लगाती। ऐसा कहकर बेचारी काजल वह लिपस्टिक चटा देती है। संध्या फिर बेचारी काजल का आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है, उसको याद दिलाती है कि वह काली है, उसे हक नहीं है अच्छे दिखने का। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं और शादी में भी बेचारी काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। संध्या की कुछ दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। संध्या यार, ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली क्या तुम्हारी सगी बहन है? कहीं से लगता नहीं है। तुम कहाँ परियों की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलूटी, काली कोयल, बंदरिया। वैसे संध्या, तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन से जरा दूर ही रहा करो, कहीं इसका काला साया तुम्हें भी अपने रंग में न रंग ले। वैसे संध्या, तेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़कर एक होगा। तो तू कब कर रही है शादी, जरा हमें बता तो। जब तक मनहूस साया इसका हमारे घर पर रहेगा तब तक मेरी शादी तो होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर कहीं मर क्यों नहीं जाती। मर जाए तो बेहतर ही रहेगा, मम्मी पापा को भी सुकून मिलेगा। इसकी वजह से 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और इसकी मनहूस साया की वजह से मेरी भी शादी कहीं नहीं हो रही। इस तरह से संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल का मजाक उड़ा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। यह सब सुनकर काजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। संध्या बिल्कुल सही कह रही है, मेरी वजह से मम्मी पापा कितने ज्यादा परेशान हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही। हर कोई मेरा रंग देखकर मुझे रिजेक्ट करके चला जाता
आता है और मेरी वजह से मम्मी पापा संध्या की भी शादी नहीं कर रहे। संध्या ने सही कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरा वजूद और ना ही कोई मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाएगा और ना ही मम्मी पापा टेंशन में आएंगे। संध्या भी खुश रहेगी। अगर मेरे मरने से सबको खुशी मिलती है तो इससे बेहतर क्या है, मुझे मर ही जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर काजल मरने का प्लान बना लेती है और वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे एक कुआं नजर आता है और वह वहां जाकर अपने माता पिता को संध्या को याद कर कर बहुत रोती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। और जैसे ही कूदने वाली होती है तभी उसे नदी के अंदर एक हिरण डूबता हुआ नजर आता है। काजल मरने से पहले उस हिरण की जान बचाना चाहती थी और वह नदी में जाती है और उस हिरण को बचाकर ले आती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरण के इतना कहते ही काजल उसे अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर हिरण काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताता हूँ। यह सामने वाला कुआं है, तुम्हें नजर आ रहा है? यह जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक का कुआं है। तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर कर 3 बार ये कहना, ये जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की जरूरत है। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर अपनी आंखें बंद करती है और जैसा कि हिरण ने कहा था वैसा ही करती है। तभी काजल के सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक आ जाती हैं। साथ में जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं से आवाज भी आती है, काजल, तुम्हारे सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक हैं। अगर तुम जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे कुएं के अंदर आ जाओगी और यहाँ पर लोगों को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी दुनिया में एक सच्चे दिल और अच्छी लड़की की जरूरत है जो उन लोगों की सेवा कर कर उनकी जान बचा सकती है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें सुंदरता चाहिए या फिर अपनी सेवा से मेरी दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहती हो। जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे रंग रूप का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी दुनिया में आकर आपके लोगों की सेवा करूँगी। अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बच जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर आपकी दुनिया में आ रही हूँ। ऐसा कहकर काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम चाहती तो जादुई सोने की लिपस्टिक चुन सकती थी जिसकी तुम्हें जरूरत भी थी, लेकिन तुमने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही जादुई चांदी की लिपस्टिक ने तुम्हें सुंदरता दी है। जाओ बेटा, खुश रहो। काजल कुएं की बातें सुनकर खुश हो जाती है और जादुई चांदी की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। काजल को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संध्या के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ और संध्या को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कमला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और संध्या मन ही मन में सोचती है, ये काजल की बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो चारों तरफ बस इसकी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। जब ये काली कलूटी जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, अगर मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाऊं और जादुई सोने की लिपस्टिक लगाऊं तो न जाने में कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ऐसा सोचकर संध्या अगले दिन जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ऐसा ही करती है जैसा कि काजल ने किया था। तभी संध्या के सामने भी यही सवाल पूछे जाते हैं। संध्या तो लालची थी, इसलिए वह जादुई सोने की लिपस्टिक चुनती है, जिसे लगाते ही वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। संध्या जोर जोर से रोती है और संध्या के लाख मिन्नतों के बाद भी जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं उसे पहले की तरह सुंदर नहीं करता। इस तरह संध्या को उसके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से उसके पास जादुई चांदी की लिपस्टिक थी, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही एक अनाथ लड़की थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद आरोही ने अपनी दादी को ही सब कुछ मान लिया था, माँ भी पिता भी। वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दादी बूढ़ी थी, इसलिए समय के साथ साथ वह कमजोर होती गई और बीमारी ने उनके शरीर में घर कर लिया था। आरोही गांव के एक बुटीक पर काम करने जाया करती थी, क्योंकि उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी और अपना और अपनी दादी का ख्याल भी रख रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दादी दादी, मुझे आप पिताजी के बचपन की बातें बताइए। आखिर पिताजी कैसे थे? शरारती थे, नटखट थे या फिर वो बिल्कुल शांत थे? बताइए ना दादी जी, पिताजी आखिर बचपन में कैसे थे? अरे बेटा, किशोरदास तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती। बिल्कुल तुम अपने पिता के ऊपर गई हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और तुमने उसे बखूबी निभाया है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती हो, वहां से आने के बाद बुटीक पर भी जाती हो और फिर अपनी इस बूढ़ी दादी का कितना ख्याल भी तो रखती हो। बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बस उसे सबका ख्याल रखना आता था। हाँ दादी, माँ पिताजी कितने ज्यादा अच्छे थे। वो हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दादी दादी दादी, आपको क्या हो गया? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दादी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? दादी दादी, अपनी आंखें खोलिए। दादी, क्या हुआ? आरोही की दादी उससे बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। आरोही अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर दादी के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं तो आरोही डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। मेरी दादी को क्या हुआ? आज से पहले तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी जी कैसी है? मेरी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वह मेरी दुनिया है। प्लीज मुझे बताइए वो कैसी है? तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जब तुम अपनी दादी का ख्याल ही नहीं रख सकती? क्या तुम्हें पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी है? बीमारी? दादी को कैसी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं पता और दादी जी ने मुझे आज से पहले अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? देखो आरोही, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हारी दादी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। क्या पता ऑपरेशन के बाद हम तुम्हारी दादी को बचाने में कामयाब रहे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर आप चिंता न करो, मैं मेरी दादी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगी, घर भी बेच दूंगी, लेकिन मैं मेरी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी दादी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, आप चिंता न करो।
ऐसा कहकर आरोही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करेगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपनी बुटीक मालकिन की याद आती है। मुझे बुटीक मालकिन सरिता आंटी के पास जाना चाहिए। वह तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हैं। जरूर मेरे मुसीबत के समय वह मेरे काम जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आरोही अपने आंसू पहुंचकर बुटीक पर जाती है। आरोही को देखकर बुटीक मालकिन सरिता कहती है, आरोही, तुमने तो आज की छुट्टी ली थी। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? सरिता आंटी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे निराश मत करना। आपको पता है मेरी दादी को कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे उधार के तौर पर 2 लाख रुपए दे सकती हैं? मैं आपके यहाँ रात दिन सिलाई करूँगी और एक एक पाई पाई चुका दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। आरोही बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज ही मुझे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और तुम बहुत अच्छे लहंगे भी बनाती हो। अगर तुम यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देती हो तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी और तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्या तुम कर दोगी? सरिता आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी और ये लहंगों का ऑर्डर मैं 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी। रात दिन सिलाई करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। इस तरह से आरोही के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है कि चलो मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि उसी के बुटीक में उससे जलने वाली 2 लड़कियां रहती हैं जो हमेशा उससे जलती रहती थी, दिव्या और सुमन। तभी वह आपस में बातें करती हैं। यह करमजली अनाथ हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। यह ऑर्डर तो हमें मिलने वाला था। अगर ये ऑर्डर हम दोनों पूरा करते तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन बीच में आकर टपक गई, हमारा ऑर्डर ले लिया इस मनहूस ने। दिव्या, हमारी मालकिन ने इस आरोही की बच्ची को इस ऑर्डर को इसलिए दिया है क्योंकि ये लहंगे बहुत अच्छे बनाती है ना। हम ऐसे लहंगे बना नहीं पाते। उसका भी काम हो जाएगा और इसे 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इसकी दादी की इलाज के लिए। दोनों में बहुत बनती है, हमेशा एक दूसरे के काम आती रहती है। दिव्या, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम इस आरोही की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। सुमन, मैंने सोच लिया है। अब हम दोनों जो करने वाले हैं ना, वो ऐसा होगा जिससे बुटीक मालकिन का भी नुकसान होगा और इस आरोही की बच्ची का भी। अब हम भी देखते हैं कि कैसे अपनी दादी का इलाज करवा पाती है। हमसे हमारा ऑर्डर छीना है ना। देख, अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, बना। जितनी मेहनत से लहंगे बना सकती है बना। उसके बाद हम जो करने वाले हैं ना, वो तेरी सोच से भी परे होने वाला है। बहुत मजा आएगा तेरी बर्बादी और बुटीक मालकिन की बर्बादी देखते हुए। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दिव्या और सुमन एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी आरोही, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। 4 दिन तक रात दिन मेहनत करती है और वह लहंगों का ऑर्डर पूरा कर देती है। तभी सरिता आंटी का फोन आता है। आरोही बेटा, तुम वह सभी लहंगे जो तुमने बनाए हैं वह शहर में लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाओ और वो जो भी तुम्हें पैसे देंगे मुझे लाकर दे देना। ठीक है, संभल कर जाना। आरोही वह सभी लहंगे लेती है और शहर जाकर लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाती है और लाला सेठ आरोही को जो भी लहंगों के पैसे देता है वह सभी लेकर शहर से वापस आ रही थी। तभी दिव्या और सुमन चोर का रूप लेती हैं और आरोही को रास्ते में ही रोक लेती हैं और उसे चाकू दिखाकर उससे सभी पैसे छीन लेती हैं और उसके बाद बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई भी करती हैं और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी आरोही वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब मैं बुटीक मालकिन के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? उनसे क्या कहूंगी कि रास्ते में चोरों ने मुझसे पैसे छीन लिए? पता नहीं वो मेरी इस बात पर भरोसा करेंगी भी या नहीं। कहीं वो मुझे लालची न समझ ले। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे शहर भेजा।
मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मेरी दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर 2 लाख रुपए का जल्द से जल्द बंदोबस्त नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे माता पिता की तरह हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएगी। मेरे दादी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मेरा घर भी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? दादी का इलाज, मालकिन के पैसे, ये सब कहां से लेकर आऊं? हे ऊपर वाले, तूने मुझ जैसी अनाथ लड़की के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी क्यों डाली? मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं? इस तरह से आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी आरोही के पास एक बहुत सुंदर परी आती है और वह आरोही से कहती है, आरोही, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। बादलों में जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे के घर हैं और दोनों में से एक के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मेरी जादुई छड़ी बादलों से लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जितने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ परी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बादलों में कैसे जाऊंगी। मेरे पास तो आपकी तरह पंख भी नहीं है। तभी वह परी ताली बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है, जिसकी मदद से आरोही बादलों में पहुँच जाती है। तभी उसे बादलों में जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आते हैं। तभी जादुई सोने के लहंगे के घर से आवाज आती है, आरोही, मेरे जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत कि जिंदगी भर तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगी और सारी जिंदगी ऐश करोगी। मेरे घर के अंदर आओ और सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। आरोही, मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है और ना ही तुम्हें देने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उनकी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर सकती हो? मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर को चुनती हूँ और उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा करना पुण्य का काम है और मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ, धन दौलत लेना नहीं चाहती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत के लालच के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर बूढ़ी अम्मा की सेवा करने के लिए जाऊंगी, ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। आरोही के इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे का घर अदृश्य हो जाता है और आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाती है तो उसके अंदर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि परी की जादुई छड़ी थी और वह उस जादुई छड़ी को सही सलामत परी के पास लेकर आ जाती है। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि तुम धन दौलत की लालच में आती हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतने परेशानी में भी बुराई का रास्ता नहीं चुना, तुमने लालच नहीं किया। इसलिए बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आज से तुम्हारा है। तुम जादुई लहंगे के घर से जो भी कुछ मांगोगी हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आरोही को दे देती है। आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे बहुत सारी धन दौलत मांगती है और जादुई चांदी का लहंगे का घर आरोही को बहुत सारी धन दौलत दे भी देता है। आरोही उनमें से थोड़े से पैसे लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास जाती है और उन्हें दे देती है। तभी दिव्या और सुमन यह देखकर चौंक जाती हैं और वह आरोही के पास आती हैं और उससे कहती हैं, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मालकिन को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे पैसे तो चोरों ने चुरा लिए थे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई भी की थी, फिर तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकती हो? कहाँ से लेकर आई? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वह चोर बनकर तुम ही मेरे पास गई थी ना, और तुमने ही वह पैसे चुराए थे ना। तुम मुझे सरिता आंटी के सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी का इलाज न करवा सकूं। तुम जैसी बुरी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज से पहले तुम मेरे साथ छोटी मोटी हरकतें करती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज किया। लेकिन आज नहीं करूंगी, तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर आरोही सरिता आंटी को उन दोनों की सारी हरकतें बताती है। तभी सरिता आंटी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वह आगे से किसी के साथ ऐसा न कर सके। दोनों बहनों को उनकी की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी दादी का इलाज करा देती है और कुछ ही दिनों में आरोही की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आरोही अपनी दादी के साथ जादू चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है और अपने साथ साथ और भी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है।